एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं तनसीर जैदी और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुकी हुई है। अब से कुछ रोज़ पहले हमास की जानिब से 5000 रॉकेट दागे गए इसराइली आबादियों पर, और ये रॉकेट क्यों दागे गए, इस सवाल का बड़ा ही वाज़ेह जवाब है। इसराइल ने कई सालों से फ़लस्तीनी मुसलमानों पर अरसा हाथ तंग कर रखा है। इबादत गाहों और मुक़द्दसात का जो तक़द्दुस है उसको पामाल किया गया, बच्चों पर सितम ढाए गए, बच्चों को शहीद किया गया, फ़लस्तीनी मुसलमानों की औरतों की इज्जतों को पामाल किया गया, और ये सिलसिला कुछ अरसे से नहीं कई सालों से जारी था। और अब जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो हमास के मुजाहिदीन की जानिब से बिलाखिर जवाब दिया गया और इस बात को यकीनी बनाया गया कि वो एग्जिस्ट करते हैं और जुल्म को अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ़लस्तीन के जो पिसे हुए मुसलमान तबका है उसके लिए आवाज़ बुलंद की गई है और अब तबले जंग बजा दिया गया है। और इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम दुनिया के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक बहुत अहम मोड़ है, जिसमें ये चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि दुनिया भर में जो ताकतवर तरीन ममालिक हैं, जो बज़ाहिर मुसलमान जो ममालिक हैं उनके साथ दोस्ती का दावा करते हैं, कितनी हकीकत है इस दोस्ती में ये वाज़ेह होता जा रहा है। बिलखसूस अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, इनके जो बयानात सामने आए हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। और ज़बरदस्त बात यह है कि अमेरिका ने हमास के इस हमले को दहशतगर्द हमला करार दिया और ये कहा है कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस बात के कतई नज़र के कितने सालों से जो इसराइली हैं वो जो फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, और इस हवाले से जो फ़लस्तीनी तबका है वो बारहा आलमी ताकतों से मुतालबा करता रहा, उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने की कोशिश करता रहा कि हम अमन चाहते हैं लेकिन हमें अमन के साथ रहने नहीं दिया जा रहा, हमारी औरतों को तंग किया जा रहा है, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। लेकिन तब किसी सुपर पावर ने इस पर तवज्जो नहीं दी, और आज जब तंग आकर जवाब दिया गया है जारियत का तो उसको दहशतगर्द कार्रवाई कहा जा रहा है। और अमेरिका ने यह वाज़ेह कर दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं और हर तरह का जंगी सामान, जंगी सपोर्ट फराहम करेंगे इसराइल को फ़लस्तीन के खिलाफ। सिर्फ यही नहीं, यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी वाज़ेह कर दिया गया है कि जो हमास ने 5000 रॉकेट दागे हैं और वो जो ग्लाइडर्स लैंड किए हैं इसराइली आबादी में, हालांकि वो मुसलमानों की जगह है जिस पर इसराइली आबादियों ने कब्जा किया हुआ है, तो अपनी जगह वापस लेने के लिए हमला किया गया, जिस पर अब यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि ये दहशतगर्द कार्रवाई है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये यूरोपीय यूनियन की जानिब से कहा गया। कनाडा ने भी इसराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने अपनी जो अपना बायस है उन्होंने इसराइल की तरफ कर दिया है और इसराइल की तरफदारी करने का ऐलान कर दिया है। ये तीन अहम ताकतें हैं जिन्होंने खुलकर इस बात का इजहार कर दिया है कि वो फ़लस्तीन के साथ नहीं है, ना ही हमास के साथ हैं, और ना ही उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि आप बातचीत के ज़रिए इस मसले का कोई हल निकालें। उन्होंने सीधी तरह से इसराइल का साथ देने का ऐलान किया है। 56 इस्लामी ममालिक हैं इस दुनिया में। यह बात भी वाज़ेह होती जा रही है कि मुस्लिम दुनिया में आपस में कितना इत्तेफाक है। तो 56 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ एक इस्लामी मुल्क ऐसा है जिसने अलल ऐलान डंके की चोट पर फ़लस्तीन का साथ देने का ऐलान किया है और इसराइल को निस्सो नाबूद करने का कहा है, और वो इस्लामी मुल्क है ईरान। और माजी में भी ईरान की जानिब से अलल ऐलान ये कहा गया था कि हम सफ़े हस्ती से इसराइल को ख़त्म कर देंगे और इसके वजूद को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि इसके वजूद को ख़त्म कर देंगे। जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं वो तो उधर तो ये बहस चलती है ना कि इसराइल के वजूद को कबूल करना है या कबूल नहीं करना, तो ईरान ने तो ये कह दिया कि हम इसको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। तो जनाब ईरान ने इसराइल के वजूद को ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और उसको ख़त्म करने का ऐलान किया है। इसके अलावा जो इस्लामी मुल्क फ़लस्तीन की हिमायत में सामने आया वो है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ने भी वाज़ेह कर दिया है कि हमने बारहा जो आलमी ताकतें हैं उनको इस बारे में आगाह किया कि फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा है इसराइल की जानिब से, इसको रोका जाना चाहिए। और ये इस तरह से सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीन के लिए जो है वो सपोर्ट सामने आई है। ईरान ने बाकायदा तौर पर जंगी सामान फराहम करने का भी ऐलान किया है फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को। जिस तरह अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट करने का ऐलान किया, उसी तरह ईरान ने फ़लस्तीन को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। तुर्किया का दरमियाना सा बयान सामने आया कि हम चाहते हैं कि आप अफ़ाम तफ़हीम के साथ बैठकर जो है इस सारे मामले को हल करें, तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, ये कहा गया उनकी जानिब से। तो बहरहाल मेरे
नज़दीक अब वो वक्त आ गया है मुस्लिम दुनिया के लिए जब उनको इत्तेफाक करना है, इत्तेहाद करना है। OIC जैसा फोरम मौजूद है लेकिन उसकी कारकर्दगी यहाँ पर सवालिया निशान है। उसका क्या रोल है? हालांकि बहुत अहम रोल प्ले किया जा सकता था। OIC की जानिब से एक बड़ी तंजीम है तमाम मुस्लिम ममालिक की, लेकिन खामोशी है, कोई ठोस इकदाम नहीं उठाया गया अभी तक। और इस वक्त मुस्लिम दुनिया को चाहिए कि वो आगे बढ़ें और फ़लस्तीन का साथ दें, और फ़लस्तीन का हक अगर आराम से नहीं मिलता तो उसको दुनिया से छीनें, ताकि जो मुसलमानों का जो तशख़्ख़ुस है उसको कोई ठेस ना पहुंच सके। और आज अगर फ़लस्तीन पे ये वक्त है, हमास ने ये कदम उठाया है, ईरान सामने आया है, तो कल को किसी भी मुस्लिम मुल्क पे ये वक्त आ सकता है। तो आज अगर इत्तफ़ाक़े राय पैदा कर लिया जाए, अगर इत्तेहाद पैदा कर लिया जाए और एक ऐसा फोरम बना लिया जाए जो पूरी दुनिया में मुसलमान ममालिक के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन हो, तो हमें मुस्तक़बिल में कभी इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मेरे नज़दीक अल्लामा इकबाल का ये जो शेर है, उसका जो मिसरा है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, ये आज ही की सूरत हाल की अक्कासी करता है। और आज ये मुतालबा करता है तमाम मुस्लिम ममालिक से कि वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं और किसी भी जगह पर अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की जाहिरियत की जाए, गुस्ताखी की जाए, उनके तक़द्दुसात को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जाए, तौहीन की जाए, तो फिर ये जो प्लेटफॉर्म अगर एक ऐसा फोरम मौजूद होगा तो इसका ज़बरदस्त जवाब दिया जा सकेगा। तो ये तो आलमी मंजरनामे से ख़बर थी, आलमी मंजरनामे पर जो चल रहा है उसके हवाले से मैंने आपको बताया। अब पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो भी हर रोज़ नया रुख इख्तियार कर रही है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो जल्द से की जो सियासत है उस पर जोर दे रही है, क्योंकि 21 अक्टूबर जिस तरह करीब आती जा रही है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जो नायब सदर हैं मरीम नवाज़, उनकी जानिब से अवामी राब्ता मुहिम जो है वो तेज़ कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम इंगेजमेंट को पॉसिबल बनाया जा सके। अब गुज़िश्ता रोज़ जो पावर शो का इनेकाद किया गया और मुबैना तौर पर कोशिश की गई कि मैक्सिमम लोगों को इकट्ठा किया जा सके ठोकर न्याज़ बे के एक मकाम पर, तो मुबैना तौर पर वहाँ पर बहुत मुश्किल से 2500 कारकुनान और वर्कर्स वहाँ पर मौजूद थे। और मज़े की बात यहाँ पर यह है, दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर कुर्सियाँ नहीं लगाई गई थी, वहाँ पर राउंड टेबल अरेंजमेंट किया गया था और एक टेबल पर गालिबन मुबैना तौर पर 6 कुर्सियाँ लगाई गई थी और उन टेबल्स को भी फासले पर रखा गया था ताकि ये शो किया जा सके कि बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर पंडाल में मौजूद है। तो मेरे नज़दीक लीडर ऐसी शख्सियत होती है कि जिसको अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनान को बुलाना ना पड़े। वो जिस जगह भी जाए कारकुनान खुद ब खुद खींचे चले आएँ उसके नज़रिए की वजह से, विजन की वजह से। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो बाज़ार नज़र आ रहा है कि मुबैना तौर पर बसें बुक की जाती हैं, वैगनों का बंदोबस्त किया जाता है मैक्सिमम लोगों को लाने के लिए, इसके बावजूद भी पंडाल में वो रौनक नहीं लग पाती। और मुस्लिम लीग नून इस वक्त बारहा कोशिश के बावजूद भी कोई काबिल ज़िक्र तादाद इकट्ठी करने में नाकाम दिखाई दे रही है। और वैसे तो आप तादाद जितनी मर्जी इकट्ठी कर लें, अगर आपके पास कोई ठोस सियासी लाएमल मौजूद नहीं है, कोई ठोस हल मौजूद नहीं है पाकिस्तान की आवाम के मसाइल के लिए, तो फिर आप चाहे 50 लाख छोड़ के 1 करोड़ का मजमा भी इकट्ठा कर लें किसी जगह पर, मैं तख़य्युलात में बात कर रहा हूँ, तब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मजमा इकट्ठा करने से मुल्क व कौम के मसाइल हल नहीं होते। इस वक्त पाकिस्तान जिस मोड़ पे खड़ा है, मौशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हमें बहुत सारे जो हैं वो मुस्बत इक़दामात की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान किसी दरुस्त में चल सके और पाकिस्तान के आवाम के बुनियादी मसाइल हल हो सकें। तो बहरहाल 21 अक्टूबर को जो बज़ाहिर अभी नज़र आ रहा है, अभी तक के अगर कारकर्दगी देखी जाए मुस्लिम लीग नून की, और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो कोई बहुत बड़ा जो है वो जलसा होगा और बहुत सारे लोग उनके इस्तकबाल के लिए पहुँचेंगे, अभी तक जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसके मुताबिक तो ये चीज़ पॉसिबल होती दिखाई नहीं दे रही। तो बहरहाल ये तो अब मुस्तकबिल में देखा जाएगा और आने वाला वक्त ही बताएगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान लैंड करते हैं तो फिर कितने उनके अपने वर्कर्स जो है वो इनका इस्तकबाल करते हैं और उसके बाद का सियासी मंजरनामा क्या होता है। इसके अलावा सिंध में भी अगर हम देखें तो सियासी मैदान गर्म है और MQM जो है वो ये दावा कर रही है कि अब आने वाले दिनों में वो अपनी अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे और दोबारा से सियासी तौर पर वो वापस अवाम में मौजूद होंगे और अपना उनके मुताबिक अगर
जो खोया हुआ मकाम था जब MQM तकसीम हो गई थी, अब वो वापस मुत्तहिद हो गई है और उनके मुताबिक अब वो दोबारा से आवाम में पॉपुलर हो जाएंगे। तो अब सिंध में भी पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, फे, इसके अलावा GDA, ये सब अब मद्दे मुकाबले हैं। और इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून भी कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी उनको सिंध में कमज़ोर होती दिखाई दे रही है तो वो अपने चांसेस जो है वो बेहतर बना रहे हैं। मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ हैं उनके साथ इत्तेहाद करने की कोशिश की जाएगी, उनको सेम पेज पे लाने की कोशिश की जाएगी ताकि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जा सके सिंध में। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत की। लेकिन इसके अलावा हम अगर बुनियादी मसाइल की बात करें पाकिस्तान के अवाम की, तो वो बढ़ते ही जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। आप बिजली के बिलों की बात कर लें, आप पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर लें, आप किसी भी चीज़ की बात कर लें, फल सब्जियां, इन ये रोज़मर्रा की जो अशया खुर्नोश है इनकी बात कर लें, कोई भी चीज़ आवाम की दस्तरस में नहीं है। एजुकेशन, आप इलाज मुआलजे की बात कर लें, सहूलियात की बात कर लें, किसी चीज़ का कोई पुरसान हाल नहीं है। तो अब आवाम को जो अब अगला इलेक्शन आएगा, किसी भी जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने जो अपना बयानिया बनाया है कि खिदमत को वोट दो, तो इस वक्त मेरे ख्याल में ये वाला बयानिया जो है वो इतना मकबूल होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस वक्त आवाम को मुआशी तौर पर सुकून चाहिए। एक गरीब आदमी को इतना सुकून चाहिए कि वो 2 वक्त की रोटी खा ले, अपना बिजली का बिल पे कर ले, अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर सके। ये सारी चीज़ें उसको बुनियादी तौर पर चाहिए। उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि कौन सा सियासतदान पाकिस्तान वापस आ रहा है, कौन सा पाकिस्तान से जा रहा है, क्या सियासी तौर पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके खिलाफ नहीं है। इस वक्त सिर्फ जो पाकिस्तानी अवाम का मसला है वो है गुर्बत। और इसी सारी सूरत हाल में एक और मेरे नज़दीक ये बयान मुज़िका खेज़ है जो PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह हैं परवेज़ खटक साहब। उन्होंने कहा कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ आवाम की खिदमत करनी है। तो मुझे उनके इस बयान को देखते हुए मुझे नज़र ये आता है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का इजलास बुलाते हैं और मुबैना तौर पर जिन अफराद को मदऊ किया जाता है उनको ये जो मदरसे हैं, इस्लामी मदारिस हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन का कह के कि जी ये रजिस्ट्रेशन के लिए एक मीटिंग मुनक्किद की गई है, तो जो लोग रजिस्टर कराना चाहते हैं मदारिस को वो इस मीटिंग में तशरीफ़ लाएँ। तो जब उनको बुलाया जाता है तो उनको दावत दी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत के लिए, मुबैना तौर पर रिपोर्ट हुआ है। तो वो लोग इस पर ज़ाहिर है तशवीश का इज़हार करते हैं कि हमें एक नेक काम का कह के बुलाया जाता है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जब वहाँ जाकर बैठते हैं तो फिर सियासत की बात की जाती है जो कि हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, मुबैना तौर पर रिपोर्ट हो रहा है। तो आप परवेज़ खटक साहब अगर ये दावा करते हैं कि आप कोई चेंज ला सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो अपनी सियासी हिकमत अमली है उसको मेरी नज़र में रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये है पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा। अब हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो एपेक्स कमेटी के इजलास में फ़ैसला किया गया है कि जितने भी गैर कानूनी तौर पर तारिकीन वतन हैं, अफ़गान महाजरीन हैं, उनको वापस भेजा जाएगा। उनको डेडलाइन दे दी गई है 31 अक्टूबर तक की, और 1 नवंबर से बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया जाएगा और फिर जबरी तौर पर उनको मुल्क बदर किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में किस हद तक इस्तेहकाम आता है। वैसे तो बहुत मुस्बत इक़दाम है, क्योंकि बहुत सारी जो है वो मईशत को पेचीदगियाँ लाहक थी इस सारी सूरत हाल की वजह से। अगर तो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर हो और कानूनी तौर पर अगर कोई भी गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम है, कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ तो फिर तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में बैठे और पाकिस्तान में मौजूद जो ज़मीनें हैं वो अपने नाम करवा रहे हैं ओपन स्टैम्प पेपर पे, तो ओपन स्टैम्प पेपर पे अगर आप ये चीज़ें करी जाएंगे तो इस तरह से पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके हकूक़ मुतासिर होंगे, और इस तरह से तो फिर ये चलना मुश्किल होता है और पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की सकाफ़त के लिए भी ये फिर मुश्किलात खड़ी होती हैं। तो ये बहुत एहसन इक़दाम है। और इस चीज़ को जो दूसरी साइड है बॉर्डर की, यानी जो अफ़गान भाई हैं उनकी जानिब से भी बहुत मुस्बत करार दिया गया। उन्होंने कहा है कि जो अरसा गुज़रा पाकिस्तान में बहुत खुशगवार था और इस इक़दाम को वो भी मुस्बत तरीके से ले रहे हैं, और इस बात को हर शख्स सपोर्ट कर रहा है कि जो कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरा करना ज़रूरी है पाकिस्तान में रहने के लिए, और अगर वो पूरे नहीं होते तो फिर पाकिस्तान में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। और 1 नवंबर से बाकायदा तौर पर फिर कानूनी जो चारा जो ये वो की जाएगी और जबरी मुल्क बदरी होगी, गिरफ्तारियाँ होंगी। इस बात का ऐलान हो चुका है, एपेक्स कमेटी में ये फ़ैसला कर लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन जो हैं वो मज़ीद रोशन होंगे और ये जो सियासी
और मुआशी बहरान है ये पाकिस्तान से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामज़न होगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।